हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एड्यू मंत्रा और यहां पर हम 11th फिजिक्स का एक और ज़बरदस्त चैप्टर ले आए हैं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। जी हां, तो ये आपके एनसीईआरटी क्लास 11th का जो फिजिक्स का सेकेंड पार्ट है, ठीक है, उसमें सॉलिड्स वाले के बाद वाला चैप्टर है। ठीक है, तो ये अगेन ये बल्क प्रॉपर्टी वाले में ही आ रहा है, उसी यूनिट में कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले फ्लूइड्स होता क्या है सर? फ्लूइड कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो फ्लो कर सकता है। ऐसे ही फ्लो करेगा क्या सर बिना मतलब क्या? नहीं। जब उस पर फोर्स लगता है, ठीक है, कम या ज्यादा फोर्स लगता है, तो वो फ्लो कर सकता है। तो एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो अंडर एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, तो उसको हम फ्लूइड कह सकते हैं। जैसे मान लो कि एक स्लोप है, स्लोप रखा है हमने यहाँ पर और थोड़ा सा पानी को हमने यहाँ पर ऐसे डाल दिया, तो अब क्या होगा कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहाँ लगता है, बट ठीक है ये स्लोप ऐसा है, तो क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये इस स्लोप पे फ्लो करना शुरू करेगा। तो क्या हुआ सर? ये फ्लूइड हुआ। अगर हम कोई सॉलिड रख देते हैं तो ऐसे फ्लो करेगा किस तरीके से? नहीं। ठीक है, वो स्लाइड कर सकता है, फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पर सॉलिड नहीं आएगा, इसमें सॉलिड तो हमने पढ़ लिया। यहां पर लिक्विड और गैसेस को यू कैन कंबाइनली कॉल एज फ्लूइड। ठीक है, पर इस चैप्टर में ज्यादा स्पेसिफिक हम जो है लिक्विड को लेके इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो फ्लूइड हो गया। अब इसमें भी हमको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमको फ्लूइड को दो तरीके से पढ़ना है। फ्लूइड्स को दो तरीके से पढ़ना है। ठीक है, एक होगा जब उसको रेस्ट में रखा होगा। मान लो कि लिक्विड को एक कंटेनर में बंद करके रखा गया है, ठीक है, या पानी जो है उसको एक कंटेनर में रखा गया है, तो उसमें ऐसे केस में वो रेस्ट में है। जैसे मान लो कि एक बहुत कॉमन एग्जांपल है मेरे पास। ठीक है, सो ये जो पानी है फिलहाल ये रेस्ट में है, थोड़ा मूव कर रहा है बट ठीक है रेस्ट में आ जाएगा। तो जब रेस्ट में है तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन से फेनोमेनाज वो शो करता है, वो चीजें हम पढ़ेंगे फ्लूइड एट रेस्ट यानी हाइड्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, हाइड्रो शब्द से यहां पर फ्लूइड कनेक्ट करना और स्टैटिक का मतलब होगा एट रेस्ट, है ना, स्टैटिक स्टेशनरी एट रेस्ट। तो हाइड्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर के आधे पार्ट में हम बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक्स का पार्ट पढ़ेंगे और आधे अगले हाफ पार्ट में हम यहां पर हाइड्रोडायनामिक्स, फ्लूइड इन मोशन। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक, फ्लूइड एट रेस्ट, दिस इज फ्लूइड इन मोशन। ठीक है, सो यहां पर स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। और इसमें सर बेसिकली अपन क्या क्या देख सकते हैं इस चैप्टर में, इस पार्ट में? तो यहां पर हम बायंसी के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में थोड़ा सा 9th में आपने पढ़ा भी है, अपथ्रस्ट जिसको आप बोलते हो। ठीक है, यानी कि सपोज हम एक हमने डेड सी के बारे में पढ़ा है कि हाँ डेड सी में बंदा कोई भी उतनी जल्दी सिंक नहीं करता, डूब नहीं जाता, वहां पर फ्लोट करता है ज्यादातर। क्यों? क्योंकि वहां के पानी की डेंसिटी ज्यादा है, नमक ज्यादा मिक्स्ड है। तो डेंसिटी ज्यादा होने से क्या होता है? ज्यादा अपथ्रस्ट लगता है, ज्यादा बायंसी है, तो कोई भी चीज बहुत जल्दी अंदर जाती नहीं है, अपवर्ड फोर्स ज्यादा लगता है। तो वो सारी चीजें बायंसी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें लिक्विड या फ्लूइड जो है ऊपर की तरफ, अब मैं लिक्विड बोल रहा हूँ बट आप फ्लूइड जनरली याद रखना कि ऐसा नहीं कि लिक्विड गैसेस भी ये कर सकते हैं टेंडेंसी। तो ऊपर की तरफ ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं जिसको बायंट फोर्स कहते हैं या अपथ्रस्ट। और क्या पढ़ेंगे सर यहाँ पर? इसमें एक और बहुत बहुत अहम चीज पढ़ेंगे हम, सरफेस टेंशन। देखो यहाँ पर ये जो मकड़ी दिखाई है पानी के सरफेस पे, कितने जबरदस्त तरीके से लग रहा है कि पता नहीं क्या किसी मेम्ब्रेन पे मतलब रुकी हुई है, बट एक्चुअली पानी का सरफेस है वो मेम्ब्रेन की तरह कैसा बिहेव कर रहा है। तो वो लिक्विड में वो टेंडेंसी है, ठीक है, फ्लूइड्स में ऐसी टेंडेंसी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। क्या होता है सर वो अपन देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, और इसके बाद है हाइड्रोडायनामिक्स विच इज स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। बात तो सही है सर। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? इसमें पढ़ेंगे मेनली अपन पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी क्या होता है? देखो अभी ये हनी डाल रहे हैं, तो हनी कितना, मतलब हम डब्बे वैसे कर देंगे उसमें भरा हुआ है फिर भी एकदम स्लोली गिर रहा है ना, एकदम स्लोली फॉल हो रहा है। क्यों सर? क्योंकि इसका गाढ़ापन ज्यादा है। इस गाढ़ापन, इस थिकनेस को विस्कोसिटी कहते हैं। तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। ज्यादा स्पेसिफिक हम डेफिनेशन जो है वो चैप्टर के अंदर देखेंगे, बट थोड़ा सा समझा रहा हूं कि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है।
ऐसे अगर मैंने पानी डाला होता तो बहुत तेजी से गिरा होता, उसकी विस्कोसिटी कम होती। सो यू गेटिंग दिस पॉइंट, ओके। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में हम मेनली बायनेंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड सरफेस टेंशन वो पढ़ेंगे। यहाँ पर ज़्यादा करके हम विस्कोसिटी और भी चीज़ें हैं, बट मेन यहाँ पर अपन विस्कोसिटी पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन गाइस। यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट हाफ विच इज़ हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विड एट रेस्ट की ज़्यादा बात होगी। ओके, सो इसमें हमको एक बात पता होनी चाहिए कि फ्लूइड्स के पास एक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो हमेशा ना थ्रस्ट एक्सर्ट करता है। मतलब गैसेस भी हैं, तो अगर मान लो ये रूम एक कंटेनर की तरह है, तो यहाँ पर गैसेस भी क्या है, लगातार मोशन में है और वो टकरा रहे हैं वॉल से, सीलिंग से, जहाँ भी टकरा रहे हैं, और वो लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं उनके वॉल पे, ठीक है। ऐसे ही लिक्विड के अंदर भी यही टेंडेंसी होती है। ओवरऑल फ्लूइड की भी एक मतलब ये टेंडेंसी है कि वो थ्रस्ट एक्सर्ट करते हैं। थ्रस्ट क्या होता है सर? थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स को कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लो ये लिक्विड है और यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है। सपोज ये सामने क्या ऑब्जेक्ट, क्यूबिकल ऑब्जेक्ट लिया है, तो उसके ऊपर देखो ये लिक्विड जो है वो परपेंडिकुलर मैनर में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो ये टेंडेंसी को दिमाग में रखना कि सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करने की टेंडेंसी होती है फ्लूइड्स के अंदर, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को थ्रस्ट कहते हैं। तो याद रखना, थ्रस्ट का मतलब कुछ और नहीं है, दिस इज परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। अच्छा, सही बात है सर, परपेंडिकुलर फोर्स तो दिखाई दे रहा है, हर जगह एक्सर्ट हो रहा है, ओके। एंड देन द नॉर्मल फोर्स, देखो नॉर्मल फोर्स मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, दैट इज थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया। तो देखो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको अपन क्या बोलते हैं? अपन प्रेशर बोलते हैं, है ना। सो जब लिक्विड वो फोर्स एक्सर्ट करता है, नाउ वी आर कमिंग, थोड़ा सा स्पेसिफिक लिक्विड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बट जब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर को ओवरऑल फ्लूइड, ठीक है, उसको समझ रखना वैसे। सो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया जो वो एक्सर्ट करते हैं ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, इस वाले कंसेप्ट को मैंने बोला प्रेशर बोलते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया जैसे बोल दिया तो प्रेशर हो गया। सो हियर दैट प्रेशर इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब फ्लूइड एट रेस्ट जब वो प्रेशर एक्सर्ट करे परपेंडिकुलर मैनर में, जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उससे जो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हमको पता है कि यहाँ पर जो फोर्स है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है, वो थ्रस्ट की फॉर्म में है, ठीक है। तो उसका एक टिपिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ऐसा नहीं कि फोर्स ऐसे लग रहा है या साइड में लग रहा है, एकदम फिक्स है वो कि हाँ सरफेस से परपेंडिकुलर ही लगेगा, ठीक है। सो वैसे प्रेशर है तो ऐसा यूनिट जो है वो पास्कल होगी या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मैंने बोला कि कोई स्पेसिफिक, भले फोर्स अपॉन एरिया है पर फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्शन बदलता रहेगा इसका फोर्स का एंड सो ऑन। इसलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हमेशा परपेंडिकुलर ही फोर्स होगा, दैट इज नोन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। अगेन ये भी हमको पता ही है सर, कोई नई चीज नहीं है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, और रिलेटिव डेंसिटी भी हमने 9th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि अगर जैसे मान लो मुझे निकालना है सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी, सिल्वर का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री का वो कंसेप्ट है बिकॉज एनॉमलस बिहेवियर है वाटर का, ठीक है। मतलब आपको पता है कोई भी चीज़ जो है वो हीट करने पे एक्सपैंड करती है, कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट करती है। वाटर भी ऐसे बिहेव करता है, लेकिन बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस वाटर उल्टा बिहेव करता है। इसलिए 4 डिग्री ही वो पैरामीटर लिया गया है जहाँ पर वाटर थोड़ा नॉर्मल बिहेव करता है या जिसके बाद, ठीक है। सो यहाँ पर नहीं तो अगर वैसा नहीं होता तो 0 डिग्री लिया जाता ऑफ कोर्स, ठीक है। सो डेंसिटी तो भाई सिंपल है, मास अपॉन वॉल्यूम, बट रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। सपोज आपको सिल्वर का निकालना है या गोल्ड का निकालना है रिलेटिव डेंसिटी, तो उसकी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करना है, मतलब गोल्ड की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी, दैट विल बी गिविंग यू द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड। लेट्स सी गाइस। सो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ऑफ कोर्स ये मास डेंसिटी की बात हो रही है। सो इसका यूनिट ऑफ कोर्स क्या रहेगा? केजी पर मीटर क्यूब रहेगा, ऐसा यूनिट। Coming to relative density of substance is defined as a ratio of density, its density to density of water at 4 degree Celsius, ठीक है। तो यानी कि सिंपल बात है, रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा अब देखो ये
मान लो कि मैंने गोल्ड का वैल्यू लिखा, तो सपोज फॉर गोल्ड द वैल्यू इज लाइक 1300 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, उसका डेंसिटी गोल्ड का, ठीक है, मान लो, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि लेके बैठ जाओगे। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर एसआई यूनिट में कितना होता है 10⁻³ यानी 1000 kg। याद रखना ये प्योर वाटर की डेंसिटी 10⁻³ यानी 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये एसआई यूनिट एसआई सिस्टम में है वाटर की डेंसिटी। सीजीएस में कितना होता है, सीजीएस में होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर सीजीएस में, एसआई में। सीजीएस में 1 ग्राम पर सीसी और एसआई में 1000 kg पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब। ओके, तो यहां पर रिलेटिव डेंसिटी निकल जाएगा गोल्ड का, कितना हो जाएगा 1.3। सर क्या कोई यूनिट होगी, बिल्कुल नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है यूनिट डायमेंशन में, ठीक है। सो दिस विल बी नॉट हैविंग एनी डेंसिटी, तो ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड। मान लो फॉर एग्जांपल अपन ने लिया, तो ये 1.3 से क्या पता लग रहा है, आप यहीं पर देख लो ना कि वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, इतना तो पता लग रहा है। और ज्यादा स्पेसिफिक जाओगे तो पता लग रहा है कि इट इज 1.3 टाइम्स एज दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, समझे। जब आगे 1.3 तो मतलब क्या है 1.3 टाइम्स। सर अगर रिलेटिव डेंसिटी 2 कब आएगा, ऑब्वियसली जब ये 2000 होता तो 2000/1000 करोगे तो 2 आता। तो 2 का मतलब क्या होता है कि दोगुनी डेंसिटी, 1000 का 2000 तो डबल ही हुआ। रिलेटिव डेंसिटी अगर 3 आया तो ट्रिपल डेंसिटी हो गई, है ना। रिलेटिव डेंसिटी अगर 0.5 आया तो हाफ डेंसिटी हो गई। मतलब रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 आया तो 1 कब आएगा, जब दोनों सेम होंगे, वाटर की डेंसिटी के बराबर होगा, तो 1 आएगा मतलब सेम एज डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी से हमको पता लग पाता है कि उस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा या कितनी कम है, ठीक है। सो ऑब्वियसली मैंने बताया यूनिट नहीं होगी बिकॉज वो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो ऑफ सेम टर्म सेम क्वांटिटी, सो इट इज हैविंग नो यूनिट एज वेल एज ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। और रिलेटिव डेंसिटी 1 आया तो मतलब क्या है, 1 आया मतलब कि उसकी डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी अगर लेस देन 1 आया 0.5 0.7 तो मतलब क्या है उसकी डेंसिटी लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर है, उस सब्सटेंस की डेंसिटी। और अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 आया मतलब उसकी डेंसिटी क्या है, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर है। जैसे यहाँ पर 1.3 ग्रेटर देन 1 है तो मतलब हमको दिख रहा है कि हाँ भाई इसका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। आई बात समझ में सर। आगे देखते हैं सर, आगे क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी। सर ये नया क्या चिड़िया आ गया सर, मतलब काफी टाइम न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो आपको ना रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू नहीं दी होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस उसको यूज करना एज रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकली इनकी वैल्यू सेम होती है। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप दिमाग में रख लो, सेम एज रिलेटिव डेंसिटी। सर इसको ये थोड़ा सा मतलब निकालने का तरीका अलग होता है, बट ठीक है न्यूमेरिकली अगर इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं, बट फॉर्मूला देख लो इसका। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो कैसे निकालोगे, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन एयर, उस बॉडी का हवा में वजन निकाल लो, स्प्रिंग बैलेंस लगा के उसका वजन निकाल लो, जैसे इसका वजन हमने वेट निकाल लिया, अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी मतलब मान लो हवा में उसका वजन आया 2 किलो, 2 किलो होगा सर, क्या मजाक करते हो। सपोज करो कि हवा में इसका वजन आया 2 किलो, ठीक है, और लॉस ऑफ वेट इन वाटर मतलब इसको जब पानी में वजन किया तो इसका आया 1.5 किलो, ठीक है। 2 किलो हवा में पानी में आया, वजन किया तो अपथ्रस्ट लगा, 1.5 किलो वजन दिख रहा है, ठीक है। तो वेट इन एयर कितना है 2, और लॉस इन वेट लॉस ऑफ वेट इन वाटर, तो इधर 2 आया था और यहां पर लॉस कितना हुआ, अगर 1.5 किलो दिख रहा तो लॉस कितना हुआ हाफ kg का। सो 2 kg जो कि हवा में उसका वेट था अपॉन हाफ। तो वैसे करके इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलेगा। बट सर न्यूमेरिकली रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम चीजें हैं, तो काम आ सकता है न्यूमेरिकल में, बात समझ में रखना है इस चीज को। आगे देखते हैं बच्चा लोग, आगे चलो। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, ओके। तो देखते हैं अब ये काइंड ऑफ यहाँ पे एक बहुत ही अहम हमको मतलब फॉर्मूला मिलने वाला है, एक छोटा सा डेरिवेशन है, हमको फॉर्मूला मिलने वाला है। तो देखते हैं सर अब कि जैसे अपन किसी भी मान लो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ समुद्र या कहीं भी, मतलब हम
किसी वाटर बॉडी में जा रहे हैं, सी का ही एग्जांपल ले लो, ओशन सी का, तो उसमें क्या होता है कि हमको पता है कि जितना गहराई में जाएंगे, जितनी डेप्थ में जाएंगे, उतना प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा प्रेशर। क्यों सर? क्योंकि ये जो है इतना लिक्विड है, यहाँ पर, यहाँ जाओगे तो सर पे इतना लिक्विड रहेगा, यहाँ जाओगे तो इतना लिक्विड रहेगा, तो डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है। ये तो ठीक है, बात एकदम बिल्कुल सही है सर, झूठ तो नहीं बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही है। तो अब हमको उसी का फॉर्मूला निकालना है कि कैसे उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो सपोज हम ये लिक्विड ले रहे कंटेनर में, हाइड्रोस्टैटिक्स ऑब्वियसली यहाँ पर लिक्विड फ्लो नहीं करेगा, तो लिक्विड ले रहे कंटेनर में, और फिर ये क्या लिया है, फिर दिस इज कंटेनर, ये लिक्विड है, फिर ये क्या डब्बा क्या लिया है, ये हमने एक इमेजिनरी, ये हम इमेजिनरी शेप अज्यूम कर रहे हैं। आप इसको सिलेंड्रिकल ले लो, इसको आप चौकोन कैसे भी ले लो, फर्क नहीं, मतलब क्यूबॉइड ले लो, फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। सो इमेजिन दिस शेप, हमने इस लिक्विड के अंदर ही ऐसा एक शेप इमेजिन कर लिया, उस लिक्विड का ही, ऑफ कोर्स वो लिक्विड का ही शेप हमने यहाँ पर इमेजिन कर लिया। मतलब मान लो पानी है तो पानी का एक ऐसा उतना शेप हमने इमेजिन कर लिया। अब उसके ऊपर कौन से फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सर ऊपर वाले सरफेस पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, आप ए नाम दे दो ऊपर वाले को, नीचे वाले को बी, फर्क नहीं पड़ रहा, बट ठीक है, ऊपर वाले पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ऐसे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट विल बी F1, है ना, जो ऊपर की तरफ से, यहाँ से जो ये वाला लिक्विड जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इतना लिक्विड, दैट इज F1, लेट दैट बी F1। और जो नीचे वाले फेस के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, लेट दैट बी F2। अभी हमने बताया ये कैसे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर थ्रस्ट, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो लेट दैट बी F2। और एक और चीज है जो हम यहाँ पर कंसीडर शायद नहीं कर रहे, कि सर एक और फोर्स है जो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इस ऑब्जेक्ट का, सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट, बट ये जो हमने शेप अज्यूम किया है, ये बना तो पानी से है ना, है तो वो लिक्विड का है, तो उसका भी तो मास होगा। तो यानी कि एक और फोर्स है जो हम यहां नहीं कंसीडर कर रहे थे, एंड इट इज द वेट ऑफ दिस शेप इटसेल्फ। ये जो लिक्विड से बना हुआ शेप है उसी का वेट, तो उसको हम ले लेते हैं W या mg लिख लेते, चलो mg। सो वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो अब यहां पर नेट फोर्स की जो वैल्यू होगी क्या रहेगा, देखो दो फोर्स सेम डायरेक्शन, न्यूटन लॉ लगा रहे हैं हम, देखो दो फोर्स F1 और mg सेम डायरेक्शन में, F2 अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम इनको ऐड करें, ठीक है, या हम ये कहें कि F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2, क्यों? क्योंकि यहां पर दिस इज बिकॉज वो लिक्विड या वो जो शेप है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्या वो शेप नीचे जा रहा है, हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड एट रेस्ट, क्या वो लिक्विड ये जो शेप है वो नीचे जा रहा है? नहीं। क्या वो ऊपर जा रहा है? नहीं, ठीक है। अगर ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा, मतलब इन दो फोर्सेस को ये अकेला बैलेंस कर रहा है, और इसी बैलेंसिंग कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यानी क्या, अगर ये दो फोर्सेस को टोटल डाउनवर्ड फोर्स अगर टोटल अपवर्ड फोर्स के बराबर है, बैलेंस कर रहा है, इसलिए वो नीचे नहीं जा रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो इसलिए वो कहीं मूव नहीं कर रहा, मतलब इन दोनों का एडिशन इज इक्वल टू इसका अकेले का वैल्यू, F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2। बात तो सही है सर। अच्छा चलो थोड़ा सा अभी इसको हम सिस्टमैटिक करते हैं। मैं F2 को यहाँ ले आता हूँ। सो F1 माइनस F2 प्लस mg इज इक्वल टू 0। आगे ले जाते हैं, और बेसिकली हमको प्रेशर निकालना है डेप्थ का, यहाँ का प्रेशर के लिए हम फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे, डोंट वरी। तो अगर प्रेशर के लिए फॉर्मूला ऑब्टेन करना है तो लेट द एरिया बी, लेट दिस हाइट बी h, ठीक है। ये जो शेप है इसकी हाइट अपन h ले लेते हैं, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका अपन इसको a ले लेते हैं, ठीक है। और इस फोर्स से एसोसिएटेड जो प्रेशर है, एक मिनट, इससे एसोसिएटेड जो प्रेशर है उसको मैं P1 ले लेता हूँ, और इस फोर्स से एसोसिएटेड प्रेशर को मैं P2 ले लेता हूँ। एरिया ऑफ कोर्स यहाँ का और यहाँ का मतलब क्रॉस सेक्शन तो यूनिफॉर्म शेप लिया हमने, तो एरिया नीचे का भी A ही रहेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, चलो द एरिया इज A, ओके फाइन।
हमको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इंटू एरिया लिख सकता हूँ ना। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, दिस विल बी P1 टाइम्स ए माइनस ये वाला क्या हो जाएगा P2 टाइम्स ए। सर आ रही है कि नहीं समझ में बात, है कि नहीं, सिंपल है यार, है ना। mg अपन क्या लिख सकते हैं सर, तो इसमें पता है हमको कि मास डेंसिटी, अगर मान लो लिक्विड का रो लिया हमने, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर और ये हो गया h। तो पाई आर स्क्वायर h लिखते हैं अपन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वैसे ये पाई आर स्क्वायर को ऑलरेडी यहाँ पर a लिया गया है, तो a इंटू एच बोल सकते हो वॉल्यूम, जो इस शेप का होगा, ठीक है। तो मैं सीधे यहाँ पर a इंटू एच लिख देता हूँ। तो मैं मास को क्या लिख सकता हूँ, ये इधर आ गया, सो मास इज इक्वल टू रो a h, है ना। मास किसका, ये वाले शेप का, इतने लिक्विड का। सो दिस विल बी a h रो, ये हो गया मास, और बाकी तो अपना g है ही, दिस इज इक्वल टू 0। सर इन सब में से a निकाल लो कॉमन, फेंक दो वहां पर, 0 से तो भाई मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। सो a यहां पर लेता हूं P1 माइनस P2 और प्लस h रो g इज इक्वल टू 0, भैया तो उधर जाके 0 हो जा, और देयरफॉर P1 माइनस P2, है ना, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ऐसे करो P2 माइनस P1, इसको उधर ले जाओ। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इज, इसको मैं यही रखता हूं, ये प्लस में ही है, इसको मैं वहां ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये P2 वहां जाके यह माइनस है, उधर प्लस हो जाएगा। सो P2 और ये प्लस है, उधर माइनस हो जाएगा, माइनस P1 इज इक्वल टू h रो g। अब देखो हमको फॉर्मूला मिल चुका है, हमको फॉर्मूला मिल चुका है सर कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू h रो g। का मतलब ये है कि किसी भी लिक्विड में अगर आपको मान लो यहां का प्रेशर पता है, इस लेवल का प्रेशर पता है P1, ठीक है, और आपको निकालना है इसके H जितनी गहराई का प्रेशर, यानी P2, तो बस उसको निकालने का तरीका मिल चुका है आपको। P2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, P1 प्लस H रो G। P1 की वैल्यू डाल दो, उस गहराई का वैल्यू डाल दो, डिफरेंस जो भी है डेप्थ का, और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड और जो ग्रेविटी है वो। तो इससे हम क्या निकाल पाएंगे, इससे हम निकाल पाएंगे जो प्रेशर है उस डेप्थ का। सर इसको थोड़ा सा और चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम जो शेप हम अज्यूम कर रहे हैं, अगर उस शेप को ही ऊपर अज्यूम करें, यानी क्या, यानी हम उस शेप को यहां अज्यूम करते हैं कि भाई ये जो टॉप सरफेस है वो एकदम टॉप पे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना यहाँ का P1, यहाँ वाला प्रेशर, इधर वाला प्रेशर कितना हो गया P2, और ये एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अगर सरफेस पे आ गया तो मैं इसको PA ले लेता हूँ, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इसको अपन क्या ले लेते हैं, PA ले लेते हैं। सो दिस विल बी PA, और इसको P ले लो नॉर्मली। जब वो PA हो गया तो ये प्रेशर एट डेप्थ हो गया, तो डायरेक्टली अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो P2 को तो P ले लिया मैंने, तो सीधे P इज इक्वल टू सरफेस वाले को PA ले लिया, यानी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये गहराई को, वही H है, तो ये हो गया H रो G, ठीक है। तो यहां पर ये जो अपने को मिला है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो यूज होगा, कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पता है, तो सीधे सरफेस से कितनी गहराई में, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है तो सीधे आपको बोला है कि हाँ 100 मीटर में या 50 मीटर की गहराई में समुद्र में कितना प्रेशर है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको स्टैंडर्ड वैल्यू पता है तो हम सीधा निकाल पाएंगे P की वैल्यू, ठीक है। सर यहाँ भी
अगर एक और चीज अपन करते हैं, P माइनस पी ए इज इक्वल टू एच रो जी, तो ये P माइनस पी ए को पता है क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड गेज प्रेशर, किसी गहराई का प्रेशर कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, या डिफरेंस, बेसिकली इट इज द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर एट सर्टेन डेप्थ विथ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम गेज प्रेशर कहते हैं। और सर तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एच रो जी, या फिर वो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस एच रो जी। और यहाँ पर एक और बात जो हम सीख सकते हैं, देख सकते हैं, वो ये है कि सर ये इस फॉर्मूला में थोड़ा ध्यान देना, मैं एक और बात बता रहा हूँ कि अगर ये जो अपन ने लिक्विड लिया था, अगर इसकी H की वैल्यू को ही 0 कर दी जाए, तो मतलब हम जो 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं वो दोनों पॉइंट अगर सेम लेवल पे हो, तो यानी ये हो गया अपना P1, ये हो गया अपना P2, सेम लेवल पे हो, तो हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस फॉर्मूला में अगर H 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, देखो खुद ही देखो, P2 माइनस P1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी P2 इज इक्वल टू P1 हो जाएगा, जिससे एक जबरदस्त चीज पता चल रही है जो हम आगे वैसे लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है, बट एक चीज हमको यहाँ पता लग गई कि अगर पॉइंट सेम लेवल पे हैं, अगर फ्लूइड में पॉइंट सेम लेवल पे है, तो वहां का प्रेशर क्या होगा, प्रेशर भी सेम होगा। आगे बात समझ में, यहां पर सेम लेवल में है अगर पॉइंट्स, तो प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो मान लो कि अगर हम एटमॉस्फेरिक वाले में भी आगे आता हूं मैं, बट फिलहाल यहां ध्यान रखना, एट सेम लेवल ऑफ फ्लूइड द प्रेशर विल बी सेम। ओके सर, हो गया, ये चीज देखते हैं आगे। Now we have hydrostatic paradox. Now why this is called paradox? हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में ही बताया जा रहा है, फ्लूइड एट रेस्ट के बारे में ही बताया जा रहा है, बट पैराडॉक्स इसलिए बोला गया है क्योंकि ये विदाउट प्रूफ है, ठीक है, सिर्फ जो है इसको ऑब्जर्व किया गया विदाउट प्रूफ। तो यहां पर बिना प्रूफ के हम इस चीज को समझने वाले हैं। तो देखो यहां पर सपोज मैं अज्यूम करता हूं कि 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है। इस वाले में मैं अज्यूम करता हूं कि समझो 5 लीटर पानी है, इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूं मान लो 4 लीटर पानी है, और इस वाले में मान लो 3 लीटर पानी है। तो ऐसा हमको फील हो सकता है कि अगर मैंने यहाँ प्रेशर मीटर लगा रखा है, ठीक है, इस लेवल पे प्रेशर नाप के जो यहाँ पर दिखाए मुझे, तो यहाँ पर मजे की बात यह है कि हर तरफ जो है, हर एक केस में चाहे पानी का अमाउंट कुछ भी हो, पर हर केस में जो इस पॉइंट का जो बेस में जो प्रेशर है वो क्या है, वो सेम है। मतलब प्रेशर इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड प्रेजेंट, इट सिंपली डिपेंड्स ऑन दिस, वो सिर्फ और सिर्फ इस गहराई पे डिपेंड करता है। आई बात समझ, लॉजिक तो हमने इससे पहले ही हमने समझ ली है कि यहाँ का प्रेशर मान लो P1 ले लिया, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA ले लिया, हर जगह का सेम रहेगा, PA द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ऐसे में हमको अगर इतने डेप्थ में H जितनी गहराई में अगर हमको यहाँ पर प्रेशर निकालना है, सो इन ऑल द केसेस P2 विल बी इक्वल टू PA प्लस H रो जी, इसलिए हर जगह पे प्रेशर तो सेम आएगा वैसे, ठीक है, बट इस डायग्राम में से सीधे आपको बताया गया कि भाई ये सब चीज़ मत करो, आप सीधे समझो कि भाई प्रेशर जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एवरीवेयर द प्रेशर इज सेम। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर कितना फ्लूइड प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो और एक चीज देखते हैं कि वो जो प्रेशर जो हमने यहां पर पढ़ा है ना, उसको बता रहा हूं मैं कि अगर मान लो मैंने 2 फ्लूइड लिया, ठीक है, और मेरे को यहाँ इस पॉइंट पे प्रेशर चेक करना है, इस पॉइंट पे प्रेशर देखना है, एकदम बेस में प्रेशर देख रहा हूं मैं, तो वो किस पे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला तो अपने को पता है, P2 इज इक्वल टू PA प्लस H रो जी। तो एक और चीज पे ध्यान देना कि वो रो पे भी डिपेंड करता है, रो पे डिपेंड करता है मतलब क्या, वो लिक्विड पे डिपेंड करता है कि भाई उसमें पानी है कि हनी है, किस चीज। तो ऐसा नहीं कि सब में प्रेशर सेम दिखाएगा, अगर लिक्विड सेम है तो प्रेशर सेम रहेगा। आ गई बात समझ में, ये वाली उम्मीद है कि भाई आई होगी। देन आगे बढ़ते हैं, और इस वाले में एक और चीज अगेन मान लो कि मैंने यहाँ पर एक ऐसा पाइप लगा दी होती इन दोनों के बीच में, तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, यहाँ पर तो सर 1 लीटर है, यहाँ 5 लीटर है, तो 5 से 1 में जाएगा, नहीं,
इसमें दोनों तरफ जो लेवल है, जो पोटेंशियल का लेवल है या जो लिक्विड या फ्लूइड का लेवल है वो सेम है, तो ऐसे में पानी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में बबुआ, आगे देखते हैं। चलो नाउ देखेंगे पास्कल्स लॉ पढ़ना है हमको अब। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ, सो ये वाले केस में अब क्या है सर पास्कल्स लॉ? अभी हमने जो पढ़ा है ना उसी के बारे में है, बस थोड़ा सा मैं आपको ये सब चीजें आएंगी एप्लीकेशन में बताऊंगा मैं, कि जैसे अभी ये जो सिस्टम है दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला सिस्टम है या तो ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, ये सब कुछ पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है। तो अपने को देखना है, डोंट वरी। ओके, तो यहां पर पास्कल लॉ का स्टेटमेंट देखो क्या बोला गया। इट स्टेट्स दैट इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, इफ gravity effect is neglected, the pressure at every point of liquid in equilibrium of rest is same। ठीक है, अगर ग्रेविटी का इफेक्ट निकाल दिया जाए, देखो ये ले लिया अपन ने लिक्विड, ओके, कंटेनर के अंदर। अब मान लो यहां का प्रेशर हमने तो देख लिया कि भाई सेम लेवल पे तो प्रेशर सेम होता ही है, बट अगर मान लो इधर का प्रेशर मैं P1 कह रहा हूं और इस पॉइंट का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर या इस लेवल पे जो प्रेशर है लेट दैट बी P2। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो P2 है, और अपना फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G। अगर ग्रेविटी हटा दिया जाए, अगर मतलब जीरो ग्रेविटी बना दिया जाए, अगर ग्रेविटी इफेक्ट ही ना हो तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा जीरो हो जाएगा। सो इन दैट केस P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P1। इनफैक्ट हर एक पॉइंट में लिक्विड में प्रेशर क्या हो जाएगा? तब बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या टेंशन की बात है? ये तो बहुत अंडरस्टूड है कि अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो प्रेशर हर पॉइंट पे सेम रहेगा। वैसे नॉर्मली क्या है, नॉर्मली अगर मान लो ग्रेविटी एग्जिस्ट कर ही रहा है, वो जा ही नहीं रहा, तो उसमें हम बस इतना कह सकते हैं कि सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। मतलब मैं मान लो इस लेवल की बात कर रहा हूं तो यहाँ जितने पॉइंट्स होंगे सब पे प्रेशर सेम रहेगा। मैं अगर इस लेवल पे बात कर रहा हूं तो यहाँ जितने पॉइंट्स होंगे उन सब पे प्रेशर सेम रहेगा, बट इनका प्रेशर इनके बराबर नहीं होगा। ऑब्वियसली दिस विल बी ग्रेटर, जितना गहराई में उतना प्रेशर ज्यादा रहेगा। बट अगर सो दिस इज, ये कब है? जब ग्रेविटी इफेक्ट है। अगर ग्रेविटी हटा दिया जाए तब तो हर पॉइंट पे लिक्विड के प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। आगे देखें, अब जैसे वही चीज बताई, अब अगेन दिस इज नॉट नीडेड, मैं आपको एक लॉजिक से ऑलरेडी बता दिया। बट मान लो कि यहाँ पर ये हमने लिक्विड लिया, इसमें एक ऑब्जेक्ट अज्यूम किया, अब थ्रस्ट तो भाई सब तरफ से फोर्स तो एग्जर्ट, परपेंडिकुलर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, इमेजिन अ राइट सर्कुलर, तो सपोज ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इस पे वो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। यहाँ का फोर्स मान लो F1 ले लिया, यहाँ का फोर्स मान लो F2 ले लिया। अब ये अगर इक्विलिब्रियम में है, सिंस द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा कि ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। अगर ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, F2 इक्वल टू F1, और प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, या फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया लिखते हैं, वही लिख दो यहाँ पर। एरिया कैंसिल हो गया, प्रेशर क्या हो गया? इक्वल हो गया। मैंने आपको वैसे एक लॉजिक से बता दिया था, इतनी जरूरत नहीं है। इसके बाद पास्कल लॉ का ही एप्लीकेशन देख रहे हैं हम, पास्कल लॉ का एप्लीकेशन। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिस्टम देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये है अपना सिस्टम। देखो, देखा हो अपने गराज वराज में कि यहां पर थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा, स्मॉल फोर्स, मान लो 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, और वही फोर्स, अब ये क्या है ना, ये अंदर ये जो लाल भरा है ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड लिया है। आइडियली इनकम एकदम जीरो कंप्रेसिबिलिटी हो, ऐसा लिक्विड तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम ऐसा यहाँ पर ऑयल यूज करते हैं जो काफी हद तक मतलब इनकम्प्रेसिबल होता है। ऐसा नहीं कि कंप्रेस कर रहे हैं कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, इधर दबाएंगे तो वो यहाँ प्रेशर लगाएगा। ठीक है, सो ये अब ये देखा गया कि यहाँ कम फोर्स लगाओगे ना तो उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। मतलब मान लो 50 न्यूटन लगाया तो यहाँ पर 500 न्यूटन प्रोड्यूस हो रहा है। ये तो कमाल है सर। ठीक है, तो ऐसा मानना ऐसा यूज करना पड़ेगा। सही है सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे काम करेगा? यहाँ पर कम फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स तो एम्पलीफाई हो रहा है, कैसे होगा? सिंपल लॉजिक है, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा डिस्प्लेस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना डिस्प्लेस किया तो ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, बट कम फोर्स से ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ना। बिकॉज अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो यहाँ का वर्क शुड बी इक्वल टू, इनपुट वर्क शुड बी इक्वल टू आउटपुट वर्क, है ना।
तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ का फोर्स मान लो स्मॉल एफ ले लिया, इधर का कैपिटल एफ ले लिया, इधर का डिस्प्लेसमेंट मान लो स्मॉल एक्स ले लिया, यहाँ का कैपिटल एक्स ले लिया, ये सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों इक्वल कब होंगे? अगर ये फोर्स कम है, यहाँ का फोर्स ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कम होगा। जहाँ फोर्स ज़्यादा है वहाँ डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो इधर मैं 10 मीटर अगर अंदर ले जा रहा हूँ तो हो सकता है कि यहाँ पर 1 मीटर ऊपर जाए। दैट इज अगेन, ये वाली चीज़ भी न्यूमेरिकल में आ सकती है, बट ठीक है, अपन पहले ना थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। सो लिटिल फोर्स विल ब्रिंग ग्रेटर फोर्स हियर, और इससे ये चीज़ लिफ्ट हो सकती है। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बताया जाएगा एग्जाम्पल में। सो यस, हम अपन फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर। देखो थोड़ा सा फोर्स, एक इंजेक्शन सीरीज साइज जो टाइप सिस्टम है उससे यहाँ पर इसको लिफ्ट किया। इतनी हैवी चीज़ इतनी आसानी से, ऐसा नहीं कि आसानी से, बट कम फोर्स से यहाँ पर इतनी हैवी चीज़ उठाई जा सकती है बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, ये एक ऐसा आपको एक प्रोजेक्ट टाइप बताया गया है। सर ये क्या होता है, इसके पीछे लॉजिक कैसे काम करती है? तो यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया फोर्स का। मैं आपको थोड़ा सा इसको इसी लॉजिक से ना मैं आपको बताता हूँ। देखो अब हमने क्या बोला, लगभग जो है प्रेशर एट सेम लेवल विल बी सेम। पास्कल लॉ में हमने ही पढ़ा है कि सर सेम लेवल पे प्रेशर जो है वो क्या रहता है? सेम रहता है। तो मान लो यहाँ का प्रेशर लगभग क्या है? लगभग सेम है, थोड़ा डिफरेंस है बट ठीक है, उसको हम लिटिल डिफरेंस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि इधर जो फोर्स है, मान लो दैट फोर्स इज ऑफ स्मॉलर वैल्यू 50 न्यूटन। लेकिन एक बात पे आपने ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया कि देखो ये इसको ना पतला रखा गया, उधर मोटा रखा गया, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यहाँ पर कम रखा गया। सो व्हेन दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लेस, ठीक है, एरिया मान लो यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर ले लेते चलो। सो दिस एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा, सो व्हाट इज द प्रेशर हियर? प्रेशर यहाँ का मैं P1 ले लेता हूँ, यहाँ का प्रेशर मैं, अब ऑब्वियसली प्रेशर दोनों तरफ का सेम रहेगा, बट ठीक है मैं यहाँ पर P1 और इधर पे P2 ले लेता हूँ। सो द प्रेशर हियर क्रिएटेड विल बी फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स बाय एरिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ का तो वैल्यू पता है, इधर का एरिया पता है। ठीक है, सपोज दिस एरिया, यहाँ पर एरिया कम लिया था हमने 1 मीटर स्क्वायर, इधर मान लो एरिया ले लेते हैं 50 मीटर स्क्वायर। 50 मीटर स्क्वायर। तो हमको क्या जानना है? हमको जानना है कि सर ये जो फोर्स क्रिएट होगा, जिसको हम ज्यादा ज्यादा करके बोल रहे हैं, ये फोर्स कितना रहेगा? सो दिस कैपिटल एफ, आई डोंट नो दिस कैपिटल एफ कितना रहेगा, बट ये पर पता है सर अपन को कि फोर्स इज इक्वल टू क्या, सॉरी, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। एंड बाय पास्कल लॉ हमको पता है कि प्रेशर सेम लेवल पे सेम होता है। तो यहाँ का फोर्स बाय एरिया और उधर का फोर्स बाय एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब अपने को निकालना है कैपिटल एफ, तो जस्ट देखते रहना आप। सो कैपिटल एफ इज इक्वल टू, ये इधर भेज दो, सो स्मॉल एफ इंटू कैपिटल ए बाय स्मॉल ए। ये फॉर्मूला बन चुका है। वैसे वैल्यू देखो, ये 50 न्यूटन था, अब इधर कितना हुआ वो देखते हैं। सो दिस विल बी 50 इंटू, दिस एरिया इज 50 मीटर स्क्वायर और ये एरिया है 1, कितना हो गया है? 5 5 2500 न्यूटन। तो यहाँ 50 न्यूटन लगाया था और यहाँ पर 2500 न्यूटन बन गया। हो गया ना कमाल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पे ध्यान देना, दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू इन दिस हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला जो क्वेश्चन होगा। और मैंने एक और चीज़ बताई, जो यहाँ का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यहाँ का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो उससे अगर मान लो कि यहाँ पर जितना डिस्प्लेसमेंट किया गया है, अगर यहाँ पर 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है, तो इधर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? तो इन दैट केस वही फोर्स इन वर्क in the input is equal to work in the output by law of conservation of energy. Work is force into displacement. तो यहाँ का F into D1 is equal to इधर का F into D2. तो आप तीन वैल्यूज, कोई भी तीन वैल्यूज दी होंगी, एक निकालना होगा, आप कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, न्यूमेरिकल्स यू नीड टू ट्राई। ठीक है, ये सेशंस जो भी हमारे चल रहे हैं सीरीज, उसके बाद में वी विल ऑल्सो बी डूइंग, डोंट वरी। ओके, इसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है उसमें क्या होता है? सुना तो है सर आपने
कि जो ब्रेक लगाते हैं वो हाइड्रोलिक सिस्टम से एकदम स्मूथ तरीके से और कम फोर्स लगाने से वो ब्रेक काम करता है। कैसे कर रहा है? अगेन सेम सिस्टम, कम फोर्स एम्पलीफाई और ज़्यादा इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर। देखो यहाँ पर लगभग थोड़ा सा आइडिया दिया गया है कि हम यहाँ पर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है? ये पुश कर रहा है, इस पिस्टन को पुश कर रहा है, और ये जो पिस्टन पुश हो रहा है तो देखो ये लिक्विड भी क्या हो रही है, ये लिक्विड भी यहाँ पर पुश हो रही है। ठीक है, तो ये लिक्विड जब पुश करेगी तो ये जो है यहाँ पर ये व्हील है, चक्का है जो घूम रहा है, तो अगर ये इसको प्रेस करेगा तो चक्का रुक जाएगा। तो इसमें सर काम क्या आया, मतलब क्या एडवांटेज है? अगेन देखो यहाँ पर एरिया कम रखा है हमने, दिस एरिया इज स्मॉल, तो यहाँ पर जब आप कम फोर्स भी लगाओगे, लिटिल फोर्स भी लगाओगे, तो यहाँ पर क्या होगा? देखो उसका जो इम्पैक्ट है, दिस एरिया इज ग्रेटर, तो यहाँ पर वही फोर्स क्या हो जाएगा? ज़्यादा वैल्यू का, यानी वो कम फोर्स यहाँ ज़्यादा वैल्यू का हो गया। यानी आपको उस चक्के को रोकने के लिए जितनी ताकत लगानी थी, जितना फोर्स लगाना था, आपने कम लगाया, वो एम्पलीफाई होकर वहाँ पर ज़्यादा फोर्स लग गया। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं सर, मतलब हमको टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो दिया गया है वो देखते हैं। देखो टेक्स्ट बुक के हिसाब से यहाँ फोर्स लगाया जा रहा है। अब थोड़ा एरिया यहाँ पर ज़्यादा ले लिया गया है, डोंट माइंड इट। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा, यहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है, और ये व्हील्स का इंटरनल पार्ट है, चक्का है जो घूम रहा है मान लो। तो अब ये अंदर से जब ये लिक्विड यहाँ पर देखो ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अंदर से वो व्हील्स को रोकने का काम कर रहा है। सो दिस इज हाइड्रोलिक ब्रेक। ओके, और सो हमने लिफ्ट का देख लिया, ब्रेक का देख लिया। कमिंग टू, अब थोड़ा सा इसे बाहर निकलते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं सर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेयर क्या होता है? हमारे अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर क्या मतलब, हमारे ऊपर यहाँ पर जो हवा है, जो वायुमंडल है, इसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, है ना, जो हवा है। तो हवा दिखने में तो इतनी सुनहरी, इतनी हल्की होती है, लगता है यार सही है, पर कितने सारे पार्टिकल्स, कितने सारे एयर मॉलिक्यूल हमारे सर पे हैं, एक एक पार्टिकल, इतने पार्टिकल का जब आप वेट, वजन जब आप उनका करोगे ना उतने पार्टिकल्स का, तो वो बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये इतने सारे पार्टिकल्स का जो प्रेशर है उसको बैलेंस करता है हमारे बॉडी के अंदर का ब्लड प्रेशर, आपको पता होगा अगर तो। ठीक है, तो दैट प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय आवर ब्लड प्रेशर। ठीक है, बट वो कितना वेट है हमारे सर पे? ठीक है, कितना प्रेशर है? दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सो द गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ्स एटमॉस्फेयर। बात तो सही है, हमारे अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो एक्चुअली जो एयर सराउंडिंग है उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो मान लो ये अर्थ है और ये वाला जो है एटमॉस्फेयर। देखो धीरे धीरे इसकी जितना ऊपर जाओगे उतना हवा का डेंसिटी क्या होती है? कम होती जाती है। ठीक है, तो वैसे तो 400, 450, 460 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, अराउंड 400 किलोमीटर के आसपास वो एटमॉस्फेयर है। बट जो एक्चुअल हवा जितना, जो मेन जो जितना थिकनेस है या जो डेंसिटी है वो 16 किलोमीटर के आसपास तक, उसके बाद तो बहुत बहुत रेयर हो जाता है वो। ठीक है, तो ज़्यादातर जो डेंसिटी है, जो वेट है, वो सब इस 16 किलोमीटर के अंदर है। अच्छा ठीक है, तो ये तो हो गया एटमॉस्फेयर। तो मान लो ये बंदा है, तो इसके ऊपर क्या हो रहा है? इसके ऊपर ये जो एटमॉस्फेयर का ये जो दबाव है, इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेसिकली वो कितना एरिया के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? 1 मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया के ऊपर जो टोटल एटमॉस्फेयर का जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स पे प्रेशर। सो फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया बाय एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे एटमॉस्फेयर की वजह से कितना फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है पर यूनिट एरिया, उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। So atmospheric pressure at any point is equal to the weight. सर वेट कुछ अलग होता है क्या? वही ना, वेट, हवा का वेट से तो फोर्स एक्सर्ट होगा ना। So is equal to the weight of vertical column, ये जैसे मैं दिखाया। So weight of vertical column of air of unit cross sectional area, unit cross section 1 मीटर स्क्वायर लिया हमने, ठीक है, unit cross sectional area extending from that point to the top of Earth's atmosphere. सपोज यहाँ का निकालना चाहते हैं ना, तो यहाँ से लेके टॉप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर वहां तक जो टोटल वेट है यूनिट एरिया पे, कितना वेट एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया ये चीज? ठीक है, मान लो ये हम अर्थ पे हैं, ये यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ से पूरे अर्थ एटमॉस्फेयर के टॉप तक
जितना भी हवा है वो हमारे ऊपर कितना वेट एक्सर्ट कर रहा है ऑन दिस यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है सर, तो देख लो यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ वन एटमॉस्फेयर मतलब वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम यहाँ पे हम निकाला। सो वन एटमॉस्फेयर की वैल्यू कितनी है, इट इज 1.016 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो लगभग जो हमने कैलकुलेट किया है अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से यूनिट एरिया के ऊपर जो प्रेशर जो फील होता है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, एंड द वैल्यू इज कितना, वैल्यू देखो पास्कल में 1.013 10⁵, उसी को 1 एटमॉस्फेयर कहा जाता है, इस कैलकुलेशन को 1 एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, सो इसको भी एक यूनिट बना दिया गया, ऐसा यूनिट लेकिन प्रेशर का यही है। ठीक है, अच्छा मैंने बताया कि लगभग हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर 400 से 460 के आसपास उसकी हाइट है, लेकिन 8 किलोमीटर से लेके 16 किलोमीटर मैक्सिमम वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा जो हवा है वो उधर तक, उसके बाद बहुत डेंसिटी कम हो जाती है, तो जो भी वेट है वो उतने में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, वेरियस यूनिट टू मेजर प्रेशर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में, बस अगेन प्रेशर वाली कंसेप्ट आई तो हम बता रहे हैं। अब भी हमने देखा कि इतने प्रेशर को 1.013 10⁵ पास्कल की प्रेशर को हम 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अच्छा देन अगर हमको, जैसे हमको पता है कि mm ऑफ मर्क्यूरी है ना, तो मर्क्यूरी जो बैरोमीटर में होता है उसके थ्रू भी हम उसके अंदर कितना mm राइज हो रहा है उसके थ्रू भी हम मेजर करते हैं। सो 1 एटमॉस्फेयर जिसको हमने कहा है, जो हमारे सी लेवल का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज, ये तो पता है ना, जितना हाइट पे जाएंगे प्रेशर का डिफरेंस पड़ता है, कम होता है कि बढ़ता है आप बताओगे। ठीक है, जितने ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होता है कि बढ़ता है, कमेंट करके बताओगे। ओके, सो सी लेवल पे प्रेशर कितना है, 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, और एक्चुअली वही 1 एटमॉस्फेयर है या पास्कल में ये वैल्यू है। इसके अलावा और भी यूनिट्स है, जैसे कि 1 बार प्रेशर की यूनिट है, 1 बार इज 10⁵ पास्कल, 1 बार इज 10⁵ पास्कल। याद रखना ये सब कन्वर्जन न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। आपको दिए 5 बार, तो 5 बार है तो 5 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, इसके बाद 1 टॉर, एक टॉर कितना होता है, तो 1 टॉर अगेन इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, दिस इज 1 mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, तो अगर 1 एटमॉस्फेयर कितना टॉर है ये कहा गया, तो देखो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760, और 1 mm ऑफ मर्क्यूरी तो एक टॉर होता है, तो 760 टॉर लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और वाह 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 मजा आ गया, आर्किमेडिस बाबा का अपना बायंसी एंड आर्किमेडिस प्रिंसिपल आ गया, तो देखना जरूरी है, देखना बनता है भाई। सो बायंट फोर्स किसको बोलते हैं, जैसे हमने कोई भी सॉलिड इमर्स किया लिक्विड पे, तो ऊपर की तरफ उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है, ऊपर की तरफ, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड बायंट फोर्स, है ना। जैसे अभी ये सॉलिड डाला हमने, तो डाउनवर्ड तो वेट होता है, लेकिन अपवर्ड जो उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होता है, ऊपर की तरफ जो लिक्विड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना, ये सॉलिड अपना वेट डाउनवर्ड एक्सर्ट कर रहा है, पर उसको बैलेंस करने के लिए इस लिक्विड ने जो फोर्स एक्सर्ट किया, इस फ्लूइड ने जो फोर्स एक्सर्ट किया, उसको हम बोलते हैं बायंट फोर्स, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अपथ्रस्ट। ठीक है, तो आप इसको डेफिनेशन चाहो तो इसका लिख सकते हो, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ठीक है, एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन सॉलिड केप्ट ऑन देम। ठीक है, व्हाट इज बायंट फोर्स, द अपवर्ड फोर्स exerted by liquid on solid kept on them, या on objects kept on them, तो जो भी objects पे रखा गया तो उस पर liquid vertically upward force exert करता है, vertical लिख दो या upward लिख दो। ठीक है, then we have ठीक है, अब हम समझते हैं buoyancy क्या है। buoyancy, when a body is partially or wholly immersed in a fluid, जब किसी बॉडी को पूरी तरह से या अधूरी तरह से जब हम फ्लूइड में इमर्स करते हैं, इट डिस्प्लेसेस द फ्लूइड। ऑब्वियसली अब यहां पर देखो, मान लो कि ये लिया हमने कंटेनर, ये लिया फ्लूइड, और इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट इमर्स किया। ठीक है, तो सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट इतना इमर्स किया,
तो जब इसको इमर्स किया तो ये जो इतना स्पेस का जो लिक्विड है वो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा, ठीक है, जगह थोड़ी हो। तो अब ये इतना लिक्विड, देखो इतना स्पेस तो ये सॉलिड ले गया उस लिक्विड का, तो उतना लिक्विड कहाँ जाएगा, तो ये यहाँ पर उसका लेवल राइज हो जाएगा। बट यहाँ पर देखो अब क्या बात बताई गई, लेवल राइज हो गया, ठीक है, लेवल राइज हो गया। तो आप समझ सकते हो कि भाई कोई सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे तो सॉलिड तो अंदर जाएगा, बट उसके बराबर का उतने ही स्पेस का जो लिक्विड है वो तो कहीं ना कहीं जगह ढूंढेगा, ठीक है। सो व्हेन अ सॉलिड इज व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, इट डिस्प्लेसेस द फ्लूइड को डिस्प्लेस कर दिया, है ना, अपनी जगह से उसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड हैज अ टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, है ना, हर चीज की एबिलिटी है भाई कि अपने पुराने पोजीशन पे जाए। तो ये जो डिस्प्लेस लिक्विड है, यहाँ वाला और यहाँ वाला जो डिस्प्लेस लिक्विड है, उसके पास टेंडेंसी है कि वो अपनी पुरानी पोजीशन को हासिल करे, ठीक है। तो इसके लिए वो पुरानी पोजीशन नीचे थी तो नीचे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ड्यू टू इट एन अपवर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इन द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, देखो अगर ऐसा है, एक सेकेंड, अगर ऐसा है कि अपनी पुरानी पोजीशन लेना चाहता है तो ऑब्वियसली इसको फिर किसी को भगाया जाएगा कि तू कहाँ से आ गया भाई, तू जा। तो यानी ये लिक्विड्स मिलके यहाँ पर एक अपवर्ड फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेंगे टू अगेन मेंटेन दैट ओरिजिनल, पुराना वाला जो स्थिति है उसको लाने के लिए ये पूरी कोशिश करेंगे, और ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ये अपनी पुरानी पोजीशन को हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ओवरऑल दैट लिक्विड विल एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बायंट फोर्स, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अपथ्रस्ट, ठीक है। अपवर्ड फोर्स इसलिए एक्सर्ट होता है, ठीक है सर। आर्किमेडिस प्रिंसिपल देखते हैं सर अब डायरेक्टली, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस आर्किमेडिस प्रिंसिपल। बहुत फेमस है भाई ये आर्किमेडिस प्रिंसिपल। तो मैं आपको इसका स्टेटमेंट बताऊं उससे पहले थोड़ी सी बातें बताता हूं। व्हाट इज दिस आर्किमेडिस प्रिंसिपल? सो मान लो कि हमने लिया सो सपोज वी आर टेकिंग दिस कंटेनर, कुछ एक अलग तरीके से, स्पेशल तरीके से लिया अपन ने। ये कंटेनर है, ठीक है, जिसमें यहाँ तक सपोज कोई लिक्विड भरा है, पानी भर लिया, मान लो सिंपल है, पानी भर लिया, ओके। सो पानी का नीला रंग ले आओ भाई, नीला नीला यहाँ तक, ठीक है ना, एकदम मतलब थोड़ा भी अगर तिनका गया ना तो ये पानी जो है डिस्प्लेस हो सकता है, मतलब निकल सकता है वहाँ से, ओके सर। तो अपन क्या करते हैं ना, इधर एक वेसल लगा देते हैं, चलो कोई टेंशन नहीं, वेसल लगा दिया हमने, कुछ भी गिरेगा तो वहाँ गिर जाएगा। अच्छा, तो इसमें ये देखा गया कि अपन ने मान लो एक सॉलिड लिया, सॉलिड लिया रे अपन ने, सॉलिड, और सॉलिड को अपन ऐसा एक स्प्रिंग बैलेंस से वजन कर लिया इसका। सो सपोज जो उसका वजन आया ना, दैट इज वेट इन एयर, वेट ऑफ एयर नहीं, वेट इन एयर, उस सॉलिड का वेट हवा के अंदर कितना है, सो दैट इज वेट इन एयर। मान लो कि वो वेट इन एयर है ना 10 किलो आता है, 10 किलो। अब क्या किया, उसको ना इसमें इमर्स, वही सॉलिड को यहां पर इमर्स किया, मान लो पार्शियली इमर्स किया रे है। सपोज करो कि वो पार्शियली उस सॉलिड को यहां पर इमर्स कर दिया, क्या पूरा नहीं, होली नहीं, पार्शियली इमर्स कर दिया। छोटा हो गया सर सॉलिड, ठीक है यार, कैसे ठीक है, थोड़ा सा बोल देते ला 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 ला, ठीक है चलो। तो यहाँ पर इमर्स कर दिया हमने, और अब ये क्या पाया जा रहा है कि उसका वेट कम दिख रहा है, स्प्रिंग बैलेंस में उसका वेट कम दिख रहा है। मान लो अब इसका जो वेट है, लेट मी कॉल इट एज वेट इन वाटर, तो जो वेट इन वाटर आ रहा है उस सॉलिड का, वाटर के अंदर जो वेट आ रहा है वो कम दिख रहा है। सपोज दैट इज 7 किलो, कितना आ रहा है, सपोज दैट इज 7 kg। तो ऑब्वियसली वो क्यों हुआ सर, वजन कम क्यों हुआ, दैट वी नो द रीजन, ठीक है, हमको पता है वजन कम क्यों है, क्योंकि इस लिक्विड ने इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट किया, जिसको हम कहेंगे द बायंट फोर्स और द अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट की वजह से, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक लॉजिक तो हमको सीधी दिखाई दे रही है कि अगर 10 किलो से 7 किलो हुआ, मतलब नीचे का फोर्स कितना रहेगा, 3 किलो, नीचे का फोर्स, नॉट बैड, ठीक है, ये वाला 3 किलो है।
अच्छा, तो आई कैन डेफिनेटली से दैट द वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर माइनस वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर इज इक्वल टू नथिंग बट उतना ही अपना बायन फोर्स। तो ये तो लॉजिक है भाई, ये तो लॉजिकल, ये आर्किमिडीज ने नहीं बताया, ये लॉजिक है, ठीक है। और एक चीज, एक और लॉजिक क्या है कि यहां से लिक्विड गिरेगा, बात सही है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं। सो यहां से कितना लिक्विड गिरेगा, जितना वॉल्यूम इतने पार्ट का है। सो वॉल्यूम ऑफ इमर्स पार्ट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो दीज वॉल्यूम विल बी सेम, अंडरस्टूड है। बहुत ही सिंपल बात है सर, ये इसकी वॉल्यूम, इतने पार्ट की जो वॉल्यूम है और इसकी जो वॉल्यूम है दैट विल बी सेम, ठीक है भाई, अच्छी बात है, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। आर्किमिडीज बाबा ने क्या बताया सर, उसमें हमको ज्यादा इंटरेस्ट है, वो बताइए। तो सुनिए, आर्किमिडीज बाबा ने ये बताया कि ये जो तुम लिख रहे हो ना, ये जो बायन फोर्स कह रहे हो ना, दिस बायन फोर्स और दिस लॉस ऑफ वेट वॉट एवर इट इज, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूं वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस वेट। क्या रे, क्या बोला, सही बोला। तो यहां पर इसका जो वेट, तुम इसको वजन करोगे ना, वेट ऑफ दिस डिस्प्लेस्ड लिक्विड विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द बायन फोर्स और द लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। मतलब ये है अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि जो अपन कभी मतलब सॉलिड को हमने लिक्विड में इमर्स किया, सो दैट जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द लॉस ऑफ वेट ऑफ द सॉलिड और द बायन फोर्स। समझ में आया, तीन चीजें इक्वल है, बायन फोर्स या फिर लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड या फिर द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये तीनों चीजें क्या है, इक्वल है। इसी को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं, इसी को हम प्रूव करेंगे सर, देखते हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन बॉडी इज इमर्स्ड होली और पार्टली, यहां पार्टली इमर्स किया, so when a body is immersed wholly or partly in a liquid at rest, yes, this liquid was at rest, it loses some of its weight। देखा हमने कि यहाँ 10 किलो से 7 किलो हो गया, 3 किलो कम हो गया, it loses some of its weight of and आगे क्या दिया है, the loss of weight of body 3 किलो in the liquid is equal to the weight of the displaced liquid, मैं यही बता रहा हूं, is equal to the loss in weight, यानी ये भी कितना रहेगा, 3 किलो ही रहेगा फॉर श्योर, ठीक है, is equal to weight of the displaced liquid, weight of the liquid displaced by the immersed part of solid, ठीक है। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका जो वेट है वो इसके लॉस ऑफ वेट के बराबर होगा, और वही ऑफ कोर्स वही चीज अब थ्रस्ट भी उतनी ही वैल्यू का होगा। ओके, सो नाउ दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लेट्स प्रूव इट नाउ गाइस। तो नॉर्मली हमको यहाँ पर क्या बताना है वो हम देख लें। ये सो जो भी ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर जो नेट अपवर्ड मैनर में जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है ना, ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, विल बी टेकिंग अ कंटेनर, एक कंटेनर जिसमें हम लिक्विड लेते हैं। ओके, तो मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, हम एक ही डायग्राम में दिखाएंगे। अब इसमें हम एक लिक्विड अज्यूम कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं, चलो, सो नॉट दिस, ओके, सपोज ये हमने इतना लिक्विड अज्यूम कर लिया। अब इसमें हमको क्या करना है, सॉलिड डालना है। तो चलो सर एक सॉलिड भी डाल लेते हैं। क्या क्या करेंगे यहां पर, सॉलिड डाल देते हैं। थोड़ा शेप इसका हम ऐसे रखें। अब ये अज्यूम नहीं किया कि पिछली बार जो हमने जैसे हमने एक शेप अज्यूम किया था, ये अज्यूम नहीं किया, ये हमने सॉलिड एग्जैक्टली यहां पर इमर्स किया हुआ है, ठीक है। और अब इस सॉलिड के ऊपर जब हमने इसको इमर्स किया तो ऑब्वियसली लिक्विड का लेवल राइज होगा, है ना, लिक्विड डिस्प्लेस होगा। मैं यहाँ साइड में तो नहीं दिखा रहा हूँ, तो ऊपर ही डिस्प्लेस कर देता हूँ कि कितना लेवल लिक्विड का यहाँ पर कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है। तो ऑब्वियसली जितना इसका वॉल्यूम होगा, अगर कंप्लीटली इमर्स किया है तो जितना इसका वॉल्यूम होगा, मान लो कि
आप देख सकते हो इतना लिक्विड डिस्प्लेस किया, तो ये अपना डिस्प्लेस लिक्विड हो गया, ठीक है, मतलब इसको डालने से ये इतना लिक्विड ऊपर की तरफ गया हुआ है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम देखते हैं फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है। मान लो जो ये लिक्विड है ये डाउनवर्ड मैनर में जो इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, लेट दैट फोर्स बी F1, और ये तो टॉप फेस का हो गया। ऐसे ही बॉटम फेस पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, लिक्विड जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है परपेंडिकुलर, जो थ्रस्ट एग्जर्ट कर रहा है, लेट दैट बी F2, ठीक है। और तो ऑब्वियसली यहां पर इस केस में नेट अपवर्ड फोर्स कितना हो गया, ये डाउनवर्ड फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स है, तो इसमें नो लेट्स करस्पॉन्डिंग लेट द करस्पॉन्डिंग प्रेशर भी, तो यहाँ पर अगर इसका करस्पॉन्डिंग प्रेशर को अपन P1 ले लेते हैं तो ये प्रेशर कितना होगा, तो हमने इसके लिए ऑलरेडी करा। अगर मान लो कि हम सरफेस के ऊपर का प्रेशर को 0 मान रहे हैं, तो वैसे हमको फॉर्मूला पता है P इज इक्वल टू, है ना, ऊपर का प्रेशर अगर 0 ले तो P A वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो सीधे क्या हो जाएगा H रो जी होता है। लेकिन मान लो कि हम जो यहाँ पर डेप्थ ले रहे हैं, इसका जो डेप्थ अज्यूम कर रहे हैं, सो लेट दिस डेप्थ बी x, और इसकी हाइट को हम h ले लेते हैं। तो अब यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 कितना हो जाएगा, अगर डेप्थ x है तो ये हो जाएगा x रो जी, है ना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो दिस विल बी बिकमिंग, टॉप फेस के ऊपर जो प्रेशर है दैट विल बी बिकमिंग x रो जी, ठीक है, x रो जी हो गया। ऐसे ही यहाँ वाला जो करस्पॉन्डिंग प्रेशर है P2, वो कितना हो जाएगा, सो दिस P2 विल बी इक्वल टू, अब इसका डेप्थ कितना है देखो x और ये h, तो ये लेवल का डेप्थ कितना हो गया x प्लस h, तो ये हो जाएगा x प्लस h रो जी, ठीक है। तो अगर प्रेशर ये है तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म शेप है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है सेम है, दैट इज a, तो यहाँ पर जो फोर्स कितना हो जाएगा टॉप फेस के ऊपर जो फोर्स है F1 जो बोल रहे हैं हम, प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर हो गया ये x रो जी इंटू एरिया इज a। वैसे ही नीचे वाले की ओर फोर्स, नीचे की तरफ से जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है दैट F2 इज इक्वल टू प्रेशर, ये अपना प्रेशर हो गया x प्लस h रो जी इंटू एरिया, एरिया कितना है a। तो ये हो गया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉप से जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है F1 वो दिखा दिया हमने, बॉटम से जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है F2 वो दिखा दिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों में हमको निकालना है जो नेट अपथ्रस्ट है ना, बिकॉज हमको वही निकालना है कि भाई जो अपथ्रस्ट की वैल्यू है, जो अपथ्रस्ट है वो वेट के बराबर है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर। तो अपथ्रस्ट मतलब कौन सा, ये नीचे वाला फोर्स, मतलब ये डाउनवर्ड, ये जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ है, ये नीचे से ऊपर की तरफ है, अपथ्रस्ट नीचे से ऊपर की तरफ होता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस यानी F2 माइनस F1, तब पता लगेगा कि अपथ्रस्ट कितना है ना। देखो डाउनवर्ड फोर्स है F1, अपवर्ड फोर्स है F2, तो हमको निकालना है नेट अपवर्ड फोर्स, तो यानी F2 माइनस F1 करेंगे तब तो जाके बायन फोर्स मिलेगा ना। तो इसके लिए देयरफॉर नेट अपवर्ड फोर्स will be equal to F2 माइनस F1, ठीक है। कितना हो जाएगा देखो, F2 कितना है x प्लस h रो जी, सॉरी x प्लस h रो जी इंटू ए ना, ये हो गया F2, और F1 कितना है x रो जी इंटू ए, ओके। अब इसमें इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x रो जी ए प्लस h रो जी ए माइनस x रो जी ए। तो अब देखो ये x रो जी ए कैंसिल हो गया, एंड जो नेट अपवर्ड फोर्स मिला है वो कितना मिला है h रो जी इंटू ए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि इससे हमको जो चीज चाहिए थी वो मिली है कि नहीं। सो नेट अपवर्ड फोर्स जिसकी हम बात कर रहे थे वो x रो जी इंटू ए मिला है। अब इसमें जो h इंटू ए, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, जो h और a है इसको हम क्या पुट कर सकते हैं। तो देखो h जो है इस ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है उसकी हाइट कितनी है h है, ठीक है।
और एरिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, तो h इंटू ए करेंगे तो क्या मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम मिलेगी। और एक और बात है कि अगर पूरा ऑब्जेक्ट इमर्स्ड है तो इसका जो वॉल्यूम है और जो लिक्विड डिस्प्लेस है इसका जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई दिस F इज इक्वल टू, अब H इंटू ए को मैंने एक साथ लिख दिया और रो जी को एक साथ लिख दिया। अब H इंटू ए मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड लिख देता हूं, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम, ठीक है, वो लिख दिया हमने, इंटू रो। अब देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो ये वॉल्यूम को यहां ले गए तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है और ये वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है, तो इससे क्या मिल रहा है हमको, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से क्या मिलेगा, मास। सो दिस इज मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, ठीक है। अगर ये मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है और ये ग्रेविटी है तो इससे ये क्या बन गया, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स, और जो हमको चाहिए था वो मिल गया कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट अपवर्ड फोर्स है इट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। जब भी हम डेरिवेशन कर रहे हैं थोड़ा सा बात ध्यान रखें कि मैं आपको यहाँ पर इक्वेशंस करके बताना, आपको इनिशियल जब आपको लिखना है एग्जाम में तो जो भी सिंबल्स हम ले रहे हैं उसके बारे में बताना पड़ता है वहां पर कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड, ठीक है, तो वहां पर लिक्विड की डेंसिटी रो, वो सब चीजें जो भी आप सिंबल्स ले रहे हैं उसको पूरा बताना पड़ता है कि क्या क्या, मतलब जैसे रो क्या रिसेंबल कर रहा है, वो सारी चीजें, उसके बिना ये सब कोई मतलब का नहीं होता। तो वो इनिशियल्स आपको लिखने हैं, टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स, ठीक है। अब जो सो देयरफॉर द अपेरेंट लॉस इन वेट कितना हुआ सॉलिड का, सो अपेरेंट लॉस इन वेट विल बी इक्वल टू, जो एक्चुअल वेट क्या है सॉलिड का, मान लो एक्चुअल मास जो है हमने इसका m लिया है, तो एक्चुअल वेट जो एयर में आ सकता था, एक्चुअल वेट ऑफ सॉलिड जो एयर में आ सकता था वो है m इंटू जी, लेकिन अब इसमें डिप करने से जो अपेरेंट वेट दिख रहा है वो कितना रहेगा, सो ये एक्चुअल वेट में से इतना माइनस करोगे कि नेट अपवर्ड फोर्स ये है, सो एक्चुअल वेट में से ये माइनस करोगे तो आपको मिलेगा अपेरेंट वेट, ठीक है। तो यहां पर अपन ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को प्रूव कर दिया। अब थोड़ा सा फ्लोटेशन वाले कंसेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। मैं फ्लोटेशन वाला थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं कि इसी के ऊपर बेस्ड है ऑब्वियसली। अब हमको ये पता है कि कोई लिक्विड जो है डूबता कब है, कोई लिक्विड सिंक कब, सॉरी लिक्विड नहीं, कोई सॉलिड, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में डूबता कब है, जब उसकी डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो वो क्या करता है, उसमें सिंक हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर डेंसिटी कम है, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो वो क्या करता है, तो वो फ्लोट करता है, ऐसे हमने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, अगर डेंसिटी इक्वल होगी तो क्या होगा सर, इक्वल होगी तो क्या बीच में रहेगा, नहीं, डेंसिटी अगर इक्वल होगी, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो कुछ ऐसा हो सकता है, फ्लोट करता है बट एकदम डिप करके, सो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। और कितना डिफरेंस है उसके ऊपर बेस्ड होगा, सपोज यहाँ पर जो डिफरेंस है कम है, और अगर सॉलिड और लिक्विड में अभी भी सॉलिड का डेंसिटी कम है बट द डिफरेंस इज नॉट दैट मच, तो यहाँ पर ऐसे रहेगा सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो देखो ये भी लेस देन है सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से, और यहाँ भी कम है, पर डिफरेंस देखो ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर इन दोनों की डेंसिटी का कंपैरिजन करें तो इसका डेंसिटी और कम है कंपेयर टू दिस, ठीक है। मतलब अगर मान लो इसका सपोज आई एम सेइंग कि 800 है, 800 kg पर मीटर क्यूब, तो इसका होगा कुछ 900, मतलब इससे ज़्यादा होगा, तभी तो ज़्यादा डिप कर रहा है, ठीक है। तो वो सब बातें हैं, ठीक है, बट फ्लोटेशन, इसकी जो रूल्स है, इसकी जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सो लॉ ऑफ फ्लोटेशन में पहला है, मतलब क्या है, देखो क्या बताया जा रहा है कि हमने अभी एक चीज सीखी है, इट स्टेट्स दैट अ बॉडी विल फ्लोट इन अ लिक्विड, कोई भी बॉडी लिक्विड में कब फ्लोट करेगी, if weight of the liquid displaced by the immersed part of the body, if weight of the liquid displaced by the immersed part of the body, मतलब जो liquid displaced है उसका weight क्या होगा, is at least equal to or greater than the weight of the body,
ठीक है। तो कोई चीज फ्लोट कब करती है ये बात ध्यान रखना कि व्हेन द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, मान लो कि हमने ऐसा सिस्टम लगा रखा है और यहां पर जब सॉलिड हमने डाला, ठीक है, उस सॉलिड का जो वेट है मान लो 2 किलो है और उसने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है उस लिक्विड का वेट ज्यादा है। अब ये बहुत बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, मैं इसको ऐसे नहीं, इसको मिटाता हूं, थोड़ा बताऊंगा मैं आपको। हमने जो अब तक पढ़ा उसको कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो मान लो ये हमने लिया लिक्विड और इसमें डाल दिया हमने सॉलिड। तो कोई भी चीज फ्लोट कब करेगी? इट स्टेट्स द बॉडी विल फ्लोट। कब फ्लोट करेगा? देखो हमने क्या बोला, सॉलिड डालेंगे तो लिक्विड डिस्प्लेस तो हुआ, लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है, बट लिक्विड की टेंडेंसी क्या होती है? लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी पुरानी जगह को वापस हासिल करे। तो अगर मान लो कि ये बंदा आया है जगह लेने के लिए, ये बंदा मतलब इसको एक बंदा मानो कि इसने इस लिक्विड्स की जगह, जो यहाँ आसपास के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है उसकी जगह लेने के लिए आया है और इसका वेट है 2 किलो, लेकिन जो लिक्विड ये डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है ये औकात के बाहर है, मतलब जितना ये लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है उसका वेट है मान लो 3 किलो। तो कौन भारी पड़ेगा? ऑब्वियसली वो लिक्विड भारी पड़ेगा। तो ऐसे में लिक्विड क्या करेगा? अपनी जगह को पकड़ के रखेगा, इसमें अब थ्रस्ट एक्सर्ट होगा और इसको ये ऊपर ढकेल देगा। और सॉलिड जो है, जो आया था इसमें अंदर घुसने के लिए, क्योंकि उसका वजन तो उस लिक्विड जो जिसको डिस्प्ले, जितना लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया है उससे भी कम है, इसलिए वो क्या करेगा? वो ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि इट स्टेट्स दैट बॉडी विल फ्लोट ओनली इफ द कंडीशन क्या है? द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अगर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या है? बाय द बॉडी इज एटलीस्ट इक्वल टू और ग्रेटर। मतलब अगर मान लो कि कब फ्लोट कर सकता है ये सॉलिड? जब इसका जो वेट है और लिक्विड डिस्प्लेस का वेट है, अगर ये 2 किलो, ये 2 किलो है या 2 किलो से ज्यादा है तो फ्लोट करेगा। अगर ये लिक्विड डिस्प्लेस का वेट कम है, मान लो कि जो सॉलिड है वो 2 किलो है लेकिन जो लिक्विड डिस्प्लेस है वो 1 किलो है, मतलब जो जितना लिक्विड का उसने जगह लिया वो 1 किलो का है, तो इसका मतलब सॉलिड भारी पड़ेगा और सॉलिड सिंक हो जाएगा। थोड़ा सा इस चीज को समझो, ठीक है, कि जो सॉलिड हम इमर्स कर रहे हैं वो फ्लोट कब कर सकता है, उसकी कंडीशन बताइए। तो फ्लोट कब तब कर सकता है जब वो लिक्विड डिस्प्लेस जो किया है उसने, अगर उस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट इस सॉलिड से या तो इक्वल हो या तो ज्यादा हो, तभी क्या करेगा? वो ताकत लगाएगा और इसको ऊपर फ्लोट कराएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं अब और देखते हैं आगे। सो इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। ठीक है, कोई बॉडीज फ्लोट करता है तो उसके बारे में थोड़ा इक्विलिब्रियम समझ लो क्या है वहां पर। अ बॉडी कैन फ्लोट इफ द वेट, ठीक है, अ बॉडी कैन फ्लोट इफ द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स पार्ट ऑफ द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यानी कि जो भी अभी हमने देखा है वही चीज है कि मान लो इतना ही डूब पाया तो ये फ्लोट कब करेगा? जब इसका जो वजन था, यानी इस बॉडी का जो वजन था, मान लो 2 किलो हम जो ले रहे हैं 2 kg, ये जितना लिक्विड डिस्प्लेस कर पाया, ठीक है, उसका वेट भी जैसे ही 2 किलो हुआ ये क्या करेगा? फ्लोटिंग शुरू कर देगा। समझ रहे हो बात को? कि ये देखो ये पूरा अंदर भी नहीं गया, ये इतना ही अंदर क्यों जा पाया? ये इतना ही अंदर क्यों जा पाया? क्योंकि अब उस लिक्विड ने, जितना लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया था, अब उसका वेट बराबर हो गया इसके, तो ये क्या करेगा? फ्लोट करना शुरू कर देगा। देन मूविंग अहेड, ठीक है, आगे है अ बॉडी कैन बी इन इक्विलिब्रियम, अ बॉडी कैन बी इन इक्विलिब्रियम इफ द सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब अब वो फ्लोट कर रहा है, अब वहां पर एकदम अपने नॉर्मल स्टेट में फ्लोट करता रहे, तो ये कब होगा? व्हेन इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड सेंटर ऑफ बायंसी मस्ट बी अलोंग द सेम वर्टिकल लाइन। तो मतलब कि हमने लिया बॉडी, ठीक है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसको इधर खींच रहा है और बायंसी जो है वो उसको इधर ढकेल रहा है, तो देखो ये सेम लाइन में हो गए ना, सेम लाइन मतलब पैरेलल हो गए, तो ऐसे में बॉडी क्या करेगा?
बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, शांत रहेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब अभी वो ना ऊपर आएगा ना नीचे जाएगा, वहां रुका रहेगा, ठीक है। अ बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। तो बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज वर्टिकली बिलो द सेंटर ऑफ बायंसी। तो देखो अब यहां पर मैं आपको इधर बताता हूं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब कहते हैं और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब कहते हैं। तो मान लो ये लिक्विड है, इसमें हमने लिया एक सॉलिड, ठीक है। अब इसका जो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सो दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी यहां एक्ट कर रहा है ऐसे, ठीक है। और ये मान लो इसका सेंटर ऑफ बायंसी है, मतलब यहां पर बायन फोर्स इस पॉइंट पे लगता है, तो सेंटर ऑफ बायंसी। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि मान लो आपने इसको आपने ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है। जैसे आप रिलीज करोगे तो इसके बाद क्या होगा, ये कहीं मूव होने वाला है कि नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये फोर्स इसको नीचे ले जाने के लिए कैपेबल है और ये ऊपर ले जाने के, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, सो दे आर एट दैट प्रॉपर पोजीशन। तो यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सेंटर ऑफ बायंसी के नीचे रहेगा, देखो इसके नीचे है ये, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर मान लो कि बॉडी का, एक मिनट, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मान लो यहां पर है सेंटर ऑफ बायंसी, ठीक है। तो बायंसी तो उसको ऊपर ले जाता है, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आएगा। लेकिन मान लो आपने इसको ऐसे होल्ड कर रखा है, ठीक है। और अब इक्विलिब्रियम क्यों बोलोगे इसको, ये भी देखो कि नाउ दे आर इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि दे आर इन सेम लाइन ना, सेम वर्टिकल के अलॉन्ग है, तो इक्विलिब्रियम है। लेकिन जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे, छोड़ोगे, तो क्या ये ऐसे रुकेगा? नहीं, ये तो ऐसे शेप में आ जाएगा ना। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा तो उसके बाद ये इक्वल अपोजिट और फिर बैलेंस हो जाएंगे। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ऊपर लाई कर रहा है सेंटर ऑफ बायंसी के, तो ऐसे में ये भी इक्विलिब्रियम है, पर इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, क्योंकि जैसे ही आप रिलीज करोगे ये ऐसे आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ताकि सेंटर ऑफ जो बायंसी है वो ऊपर आ जाए, ग्रेविटी वाला नीचे आ जाए, ठीक है। सो ये वाला कंसेप्ट हो गया है। एंड अब जो हाइड्रोस्टैटिक्स में ही एक जो हम सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी और उससे जुड़े हुए जो कंसेप्ट है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। एसेंट फॉर्मूला वो सब आएगा हाइड्रोस्टैटिक्स में ही। देन विल बी डीलिंग विद विस्कोसिटी, यानी कि जो हाइड्रोडायनामिक्स है। तो उम्मीद है गाइज ये जो हमने पार्ट पढ़ा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल और जो भी हमने फॉर्मूला गेज प्रेशर वाला पढ़ा वो आपको समझ में आया। आई विल वांट यू कि भाई आप न्यूमेरिकल्स करना, ट्राई करना, सॉल्व एग्जाम्पल्स देखो और इजी एग्जाम्पल से या इजी क्वेश्चन से शुरू करो, एंड ऑब्वियसली आप फिर अपने लेवल को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।